तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7। इसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहली चीज शुरुआत होती है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। वैसे वास्तव में धारा के 3 प्रभाव होते हैं। एक तो धारा का होता है चुंबकीय प्रभाव, एक धारा का होता है ऊष्मीय प्रभाव और एक धारा का होता है रासायनिक प्रभाव। आपके कोर्स में सिर्फ ये है, फिर भी हम आपको समझा देते तीनों तरह के प्रभाव क्या होते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब ये होता है जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा बह रही है, तो जब भी धारा चालक तार में से बहती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो नाम है वही आपको ऑब्जर्व होगा, वही आपको परिलक्षित होगा, यानी धारा से क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कहेंगे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और इस प्रभाव को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के कारण वो चालक तार कुछ गर्म हो जाता है और गर्म हो रहा है यानी ऊष्मा उसमें उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को धारा का हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तीसरा होता है रासायनिक प्रभाव। जब किसी रासायनिक विलयन में, जब किसी भी विद्युत अपघट्ट में, एक विलयन होता है विद्युत अपघट्ट जो किसी एक निश्चित तरह के बर्तन में होता है जिसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। तो जब किसी विद्युत अपघट्ट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो विद्युत अपघट्ट जो है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इसी धारा का हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो आपके कोर्स में सिर्फ एक है, वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑरस्टेड नाम के एक जो वैज्ञानिक हैं, ऑरस्टेड नाम के जो वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग से ये सिद्ध किया कि जब चालक में से धारा प्रवाह होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो ऑरस्टेड का एक प्रयोग है और प्रयोग से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है वो हम इस चित्र की सहायता से, इस परिपथ की और ये चित्र जो दिया है इसकी सहायता से हम इसका अध्ययन करेंगे और पता करेंगे ऑरस्टेड का जो प्रयोग है वो क्या था और उससे क्या हमें परिणाम प्राप्त हुए। तो हमें एक चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पर एक हमारे पास ये एक बैटरी है, ये एक कुंजी लगी हुई है। इस कुंजी और बैटरी को जोड़ा गया है, साथ में एक चालक तार ए भी है। अभी हम देख रहे हैं कि ये बैटरी और ये कुंजी अभी खुला है, यानी जब खुला परिपथ होता है तो उसमें से कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा हम चुंबक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं चुंबक के बारे में। चुंबक में क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव कहलाता है और एक दक्षिण ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। एक को नॉर्थ पोल को हम N के द्वारा और साउथ पोल को हम S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को N संकेत के द्वारा और दक्षिणी ध्रुव को हम S संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये S और N एक चुंबक है। चुंबक की विशेषता ये होती है कि चुंबक में सजातीय ध्रुवों में, सजातीय यानी एक ही जाति से मतलब होता है, अगर उत्तरी है एक चुंबक का ध्रुव तो दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव, मान लो एक चुंबक है ये, इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और दूसरा और चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी, ये दोनों पास पास है। यह स्थिति दूसरी हो गई है, यहाँ S है, यहाँ N है, यहाँ S है, यहाँ S पास है। एक तो स्थिति हो गई है, सजातीय हो गए, सजातीय ध्रुव पास पास। तो चुंबक में ये होता है कि अगर हम N के पास N को लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, S के पास S को लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण
और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। विजातीय ध्रुव यानी यहाँ N है, ये S और दूसरे का तुम S ले आए यहाँ, तो इस N के पास क्या आ रहा है, ये S आ रहा है, तो क्या होगा इनमें विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव में क्या होगा, आकर्षण। एक चीज और आप स्पष्ट रूप से समझ लें, याद रख लें कि चुंबक का जो एक ध्रुव है वो दूसरे चुंबक के ध्रुव को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, यानी चुंबक के पास दूसरे चुंबक का होना जरूरी है, तभी जाके वो चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। अब देखो ओरस्टेड ने क्या किया है। ओरस्टेड ने क्या किया कि एक उन्होंने चुंबकीय सुई ले ली। ये N और S चुंबकीय सुई किस तरह की रहती है, ये पेन है, एक आपके पास सुई के जैसा चुंबक है जिसके दोनों किनारे इस तरह के होंगे, बीच में इस तरह का होगा, तो ये चुंबकीय सुई इस पे ऐसे इस तरह से फिक्स रहती है किसी धुरी पर। तो अगर हम इस चुंबक के पास किसी को लाएंगे, मान लो हम इसका ये N ध्रुव है और ये S है, N के पास हम N ध्रुव को ला रहे हैं, तो ये N की तरफ क्या होगी, आकर्षित या प्रतिकर्षित होगी। तो ये क्या है, एक तरह की चुंबकीय सुई है जो अपने किसी जिस धुरी पर फिक्स है उसके चारों ओर ये घूम सकती है। जैसे ये धुरी है तो इसके ऐसे घूम सकती है चारों तरफ। तो ये वो चुंबक है जो एक अक्ष पर है और ये अक्ष के चारों ओर घूम सकता है। अब यहाँ देखो क्या है, सबसे पहली स्थिति में जब कुंजी के को हमने बंद नहीं किया है, यानी ये खुला परिपथ है, तो खुले परिपथ में जब देखते हैं तो कोई धारा इसमें प्रवाह नहीं हो रही, तो इस चालक तार में किसी तरह की कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता है। तो इस चुंबकीय सुई में किसी तरह का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। विक्षेप माने अपनी जगह पर ये स्थिर रहती है, घूमती नहीं है चुंबकीय सुई। कब, जब इस चालक तार में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है तब। फिर दूसरी स्थिति आती है, जैसे ही कुंजी के को हम बंद कर देते हैं, हमने क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया, तो अब ये परिपथ पूरा हो गया, बंद हो गया। बंद परिपथ में धन आवेश से दूर और ये चालक तार ऋण आवेश की ओर धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे ही इस चालक तार में धारा का प्रवाह शुरू होता है, ये चुंबकीय सुई अपनी जगह से घूम जाती है। हम आपको यहाँ पहले बता चुके हैं, एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो ये चुंबकीय सुई यानी एक तरह का चुंबक है, और ये चुंबक अगर अपनी जगह से हिल रहा है, हिलेगा तभी जब इसके पास कोई दूसरा चुंबक आ जाएगा। इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से किसी एक ओर विक्षेपित हो जाती है। कहाँ होती है वो बाद में हम देखेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, धारा की दिशा को बदल दिया। धारा की दिशा यहाँ प्लस माइनस है, उल्टे टर्मिनल कर दिए, किसके, बैटरी के, तो माइनस प्लस कर दिया तो अब धारा ऐसे बहेगी। अगर धारा की दिशा बदल दी तो ये चुंबकीय सुई का N सिरा पहले ऊपर की तरफ घुमा था, अब ये चुंबकीय सुई का N सिरा अब नीचे की तरफ घूम जाता है। इससे देखो इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, ठीक है। और वो निष्कर्ष में इन्होंने ये देखा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अगर धारा के हम इस परिपथ को खोल देते हैं, धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, तो ये चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। अगर हम धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा परिवर्तित हो जाती है। और इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला तो वो भी हम देख लेते हैं। इन्होंने ये देखा कि जब धारा की दिशा, एक नियम है ये SNOW नियम, स्नो नियम कहलाता है। इसको याद रखने का तरीका, और ये सब अंग्रेजी के वर्ड के पहले पहले अक्षर हैं। S मीन्स साउथ, N मीन्स नॉर्थ, O मीन्स ओरिएंटेड, W मीन्स वेस्ट। ओरिएंटेड माने किस तरफ उसकी दिशा है। SNOW साउथ टू नॉर्थ, ओरिएंटेशन वेस्ट, ये है इसका मीनिंग। देखो क्या है इसका वास्तव मतलब। यहाँ हमने क्या किया है, हम सामान्यतः भूगोल में इस तरह से दिशाओं को दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से दर्शाते हैं। हमने क्या किया है, इन दिशाओं को 90 डिग्री पे घुमा दिया। हमने इसको ऐसे कर ये 90 डिग्री, तो ये भी आगे घिसक जाएगा। तो ये इस तरह से दिखाया हमने। देखो ये साउथ यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और यहाँ वेस्ट था यहाँ पहुंच गया, यहाँ वेस्ट की जगह नॉर्थ था यहाँ पहुंच गया, नॉर्थ की जगह ईस्ट यहाँ पहुंच गया, यानी इसको हमने घुमा दिया थोड़ा सा। तो ये साउथ टू नॉर्थ। इस चालक तार में धारा किस दिशा में है, साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ वो नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जब धारा की दिशा होती है तो चुंबकीय सुई का O मीन्स ओरिएंटेशन, माने किधर घूम रही है, उसकी दिशा किधर है, वेस्ट। तो चुंबकीय सुई कहाँ घूम गई, ऊपर की तरफ क्या है, वेस्ट।
ये नियम है SNOW। वापस बता रहा हूँ, SNOW, साउथ टू नॉर्थ अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो चुंबकीय सुई का जो ओरिएंटेशन है वो वेस्ट होगा। साउथ टू नॉर्थ ओरिएंटेशन वेस्ट, ठीक है। अगर हम इसकी ठीक उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, नॉर्थ टू अगर हम साउथ कर देते हैं तो वेस्ट की जगह ईस्ट की तरफ चले, इसके ठीक ऊपरी। हमने क्या किया, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसका ओरिएंटेशन कहाँ गया, ईस्ट की तरफ हो गया। तो अब देखो निष्कर्ष में हम आपको बिंदु वाइज बता देते हैं। सबसे पहला चीज, जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा की प्रबलता, यानी अभी मान लो ये इतनी सी भूमि है, अगर हम किसी तरीके से इस धारा का मान बढ़ा दें तो चुंबकीय से इसका विक्षेप और बढ़ जाता है। यानी धारा का मान बढ़ाने से विक्षेप बढ़ जाता है। इसका मतलब होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर निर्भर कर रहा है, विक्षेप ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा घूमेगा, तो किस पर निर्भर कर रहा है, धारा के मान पर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें से बहने वाली धारा के मान पर या धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से दूर जाने पर घटता है। जैसे अभी चुंबकीय सुई इसके पास है तो यहाँ बल अधिक लगेगा, यहाँ विक्षेप अधिक आएगा। जैसे जैसे इस चुंबकीय सुई को हम दूर रखेंगे, यहाँ पे विक्षेप का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। इससे ये पता चलता है कि चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, यानी यहाँ पे विक्षेप अधिक होता है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता चला जाता है। अगला पॉइंट, चालक तार में दक्षिण से उत्तर की तरफ यदि हम धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की तरफ घूम जाता है। अगला पॉइंट है, अगर धारा की दिशा को हम नॉर्थ टू साउथ रखते हैं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व की तरफ घूम जाता है। इसके अलावा धारावाही चालक के ऊपर और नीचे, ये धारावाही चालक के इधर और धारावाही चालक के इधर, इन दोनों ही तरफ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के परस्पर माने एक दूसरे के विपरीत होती है। मान लो इधर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से ठीक विपरीत होगी। तो इस तरह से हम ये और स्टेट का प्रयोग बता सकते हैं और प्रयोग से प्राप्त ये आपके पास निष्कर्ष हम बता सकते हैं। तो अब हमने और स्टेट के प्रयोग की बात देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और इसको आप समझ लें, इसकी परिभाषा भी कभी कभी पूछी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के और जो नाम हैं वो नाम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं इसे, चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण सदिश भी इसे कहते हैं। तो बहुत सारे नामों से इसको हम जानते हैं। देखो, हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना चाह रहे हैं, तो इसको परिभाषित करने के पहले एक ये आपका फॉर्मूला, एक बल आता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। अब हम यहाँ ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास Q कूलाम का आवेश है, आवेशित कण है, जो V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है। ध्यान रखना है आपको, वहां पर पहले से किसी तरह का कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, ना ही कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में Q कूलाम आवेश का आवेशित कण V वेग से B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसे, और उस बल का मान इस सूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। F बराबर Q V क्रॉस V। ये जो है दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल है या सदिश गुणनफल है। हम जानते हैं A और B दो सदिश हैं, इनका एक क्रॉस गुणनफल है। इसका मान AB साइन थीटा n कैप के बराबर होता है। जहां AB साइन थीटा, किसी भी सदिश में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका परिमाण जिसे हम कहते हैं उसका संख्यात्मक मान, और दूसरी होती है उसकी दिशा। तो अब A क्रॉस B
जो होता है वो दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दो सदिशों के दो तरह के गुणनफल होते हैं। एक गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं और एक गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। दोनों को याद रखने का तरीका, दो सदिशों का गुणा करने के बाद अगर राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि अगर अदिश राशि प्राप्त हो रही है तो ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। अगर दो सदिशों का, दोनों सदिश हैं दोनों, और इस अदिश गुणनफल को डॉट के द्वारा, ए डॉट बी, ये डॉट चिन्ह जो है वो अदिश गुणनफल का है, अदिश गुणनफल के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। सदिश गुणनफल में दो सदिशों के बीच एक क्रॉस का चिन्ह है, ये सदिश गुणनफल का चिन्ह है। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ये इकाई सदिश होता है। अब सदिश गुणनफल किसे कहेंगे? जब दो सदिशों का हम इस तरह से गुणा करें कि हमें जो प्राप्त होने वाली जो राशि मिले वो भी सदिश मिले, तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। जब इन दोनों के गुणा करने से सदिश राशि मिलेगी तो सदिश राशि का मान भी होगा और दिशा भी होगी। मान तो इस ए बी साइन थीटा से मिल जाएगा परिमाण, और जो इसकी जो दिशा आएगी तीसरे सदिश की वो एन कैप बताएगी उसकी दिशा को। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम F बराबर Q V क्रॉस V। V क्रॉस V को क्या लिखा हमने इसके हिसाब से, A क्रॉस V A B साइन थीटा, तो V क्रॉस V V V साइन थीटा N कैप। जहाँ थीटा क्या है? V और B के बीच का कोण है, और N कैप क्या है? इसके द्वारा जो एक सदिश प्राप्त हो रहा है, और वो सदिश कौन सा है? ये रहा बल। तो बल की दिशा में इकाई सदिश क्या है? N कैप है। हमने इसको अगर परिमाण के रूप में लेंगे तो जब हम परिमाण के रूप में लेंगे तो दिशा नहीं लेंगे, तो हम एन कैप को यहाँ से हटा देंगे। अगर हम इसको मापांक के अंदर लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका है, ये यानी सिर्फ हम परिमाण की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं परिमाण की। तो ये परिमाण में आएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें अगर हम कहें कि थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, अगर इसमें थीटा का मान 90, साइन 90 का मान 1 जो कि अधिकतम है साइन का मान, तो f का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो f मैक्स, देखो इसके लिखने के दो तरीके हैं सदिश के। अगर किसी सदिश पे हमने ऐसे लिखा है तो ये तो सदिश है, इसमें परिमाण भी है दिशा भी है। अगर हमने इसको दो रेखाओं के अंदर लिख दिया तो इसका मतलब हम इसकी दिशा को नहीं ले रहे, सिर्फ हम परिमाण को ले रहे हैं। या तो हम इस तरह से लिखते हैं, या हम उस सदिश पर तीर का निशान नहीं लगाएंगे तो भी एक परिमाण कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्या है, इस पे सदिश पे तीर का निशान नहीं लगाया, नहीं, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। एफ मैक्स माने हम बता चुके हैं, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम मान। और थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान क्या हो गया? 1, तो यहाँ क्या बचा? क्यू बी बी, और यहाँ क्या बचा? एफ, तो इसको लिखा हमने एफ मैक्स बराबर क्यू बी। तो बी बराबर क्यू बी का हो गया भाग एफ मैक्स बटे क्यू बी। अगर इस फॉर्मूले में क्यू का मान 1 हो और वी का मान 1 मीटर पर सेकंड हो, 1 कूलम हो, तो बी का मान एफ मैक्स के बराबर होता है। इससे आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा या चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। क्या है परिभाषा? सुनो, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान एकांक आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होता है। किसके बराबर है? ये बी, बल के बराबर है। कब है बल के बराबर? जब आवेश क्या हो? एकांक हो, वेग क्या हो? एकांक हो। तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर एकांक वेग और एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, इसे कहते हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र। हमारे दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि ये बल जो लगता है वो हमें कैसे पता चला कि ये बल लगता है? हमने आपसे कहा था बहुत शुरू में कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर वही आवेश गतिमान होता है तो वो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी क्यू आवेश क्या कर रहा है? गति में है। क्यू आवेश कैसा है? गति में है। तो ये क्या उत्पन्न करेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में फिर क्या लगेगा? उस पर एक बल लगेगा। समझ में आ रहा ना? इसलिए बल का मान F बराबर क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। आवेशित कण क्यू है, गति कर रहा है, तो एक उत्पन्न करेगा तो उस पर एक बल लगता है। तो इसको हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो फिलहाल हम परिभाषा तक रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की हम और थोड़ा सा बता दें कि यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नोट्स में आपको मिल जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इस वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी कहते हैं। ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक है। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है मैक्सवेल बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल और बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैक्सवेल बटे सेंटीमीटर स्क्वायर को हम गाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गाउस होता है, और एक टेस्ला बराबर, टेस्ला को कैपिटल टी से, गाउस को कैपिटल जी से लिखते हैं। तो एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 जी। इस जी को गीगा में समझना, इस जी का मतलब है गाउस से मतलब है, टी का मतलब टेस्ला से मतलब है, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई पद्धति में इकाई है या मात्रक है। इसका विमीय सूत्र जो होता है वो आप ज्ञात कर सकते हो, एम एल टी माइनस 2 और ए की पावर -1। आप विमीय सूत्र निकालना जानते हो तो आप इसको इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। ये रहा आपका, ठीक है। बी बराबर एफ का निकाल लो, देखो यहाँ से निकल जाएगा इसका। एफ का होता है एम, बी बराबर है एफ बटे क्यू इंटू बी। तो एफ का हो गया एम एल टी माइनस 2 और क्यू का हो गया आई इंटू टी, आई माने एम्पियर, एम्पियर इंटू टी, और बेग का हो गया एल टी माइनस 1। बस इसको कर लो आप, एल से तो एल कट जाएगा, एम की जगह एम आ गया, एम की जगह एम आ गया, एल है नहीं, टी की पावर यहाँ -1 ऊपर पहुंचा +1, तो टी की पावर माइनस, ये इससे कट जाएगा, टी की पावर -2 और ए की पावर -1, तो इस तरह से आ जाएगा। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, वायो सावर्ट का नियम। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपका आवेश होता है, आवेश एकल आवेश का अस्तित्व होता है, लेकिन एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। यानी चुंबक जो मिलेगा आपको वो 2 ध्रुवों के रूप में ही मिलेगा, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कभी भी एक चुंबक का ध्रुव कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरा है कि विराम अवस्था में अगर कोई परीक्षण आवेश पर हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल की बात करें तो उस पर शून्य बल कार्य करता है। विद्युत बल की तरह चुंबकीय बल भी जो है अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं।